हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाई आई फेल्ड 6 टाइम्स इन यूपीएससी एग्जाम। ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में हमने इस टॉपिक पे चर्चा की थी जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। लगभग 1.5 लाख के करीब व्यूज उस पर गए थे। तो पार्ट 1 में कुछ चीज़ें रह गई थी जिसे हम पार्ट 2 के थ्रू आउट कवर करेंगे। यदि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इसके थ्रू आउट आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको अपनी तैयारी के दौरान किस प्रकार की गलतियों को करने से बचना चाहिए और कौन सा ऐसे एरिया है जहां पे आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए। कोचिंग के ऊपर ज्यादा निर्भर रहना तर्क संगत है कि नहीं, क्योंकि जब आप इस तैयारी के बारे में विचार बनाते हैं, इस तैयारी के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग करें या ना करें। तो ऐसे में कोचिंग का जो एक रोल होता है वो इस तैयारी में क्या होता है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम शुरू करते हैं कोचिंग से कि कोचिंग का क्या रोल होता है, कोचिंग की क्या भूमिका होती है आपके सिलेक्शन में। तो जब हमने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू की थी तो उससे पहले ने 2 से 3 महीने सेल्फ एसडी की, बट 2 से 3 महीने सेल्फ एसडी करने के बाद ये रियलाइज हो गया कि ये सेल्फ एसडी के थ्रू आउट ये प्रिपरेशन हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी। एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते समय उसके कॉन्सेप्ट को समझने में, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते समय उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो 2 से 3 महीने 4 महीने तक हमने काफी प्रयास किया, बट मुझे एक पॉइंट रियलाइज हो गया कि अब तो दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि 2015 की बात करें तो हम 2015 में दिल्ली में फर्स्ट टाइम गए थे, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब पे ऐसा नहीं था कि आप यूट्यूब के थ्रू आउट पढ़ सकते थे। ऑनलाइन की अगर हम बात करें, ये कोरोना के समय से काफी तेजी से हुआ कि आप ऑनलाइन के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं 2018 के बाद से। बट 2015 की बात करें तो उस समय आपको अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के बारे में आप सोच रहे थे, तैयारी करना है, तो आपको दिल्ली जाना जरूरी होता था। बट आज के समय में ऐसा नहीं है। तो जब 3 से 4 महीने में सेल्फ स्टडी की, उस दौरान हमें ये रियलाइज हो गया कि नहीं, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो जब हम दिल्ली गए, तो जब वहां पे गए तो क्या माइंड में ये था कि अगर जो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, उससे हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करके, और इस एग्जाम को हम फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लेंगे। ये था कि अगर कोचिंग वाले, क्योंकि विश्वास था कि कोचिंग वाले अच्छा करेंगे, कोचिंग वाले अच्छा पढ़ाएंगे। बट जो अपेक्षा थी कोचिंग से, अगर हम कोचिंग की बात करें तो कोचिंग से जो अपेक्षा थी कि कोचिंग वाले जो क्लास नोट्स, प्रिंटेड नोट्स देंगे वो काफी अच्छा होगा, उसको हम अच्छे से 10 से 12 घंटे, जो 8 से 10 घंटे पढ़ करके रिवीजन करके अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। बट कोचिंग से जो अपेक्षा थी वो जब कोचिंग ज्वाइन किया और कोचिंग क्लास लेना हमने शुरू किया, तो एक महीने के अंदर ये रियलाइज हो गया कि जो सोच रहे थे कोचिंग से आपको काफी मदद मिल जाएगी, वो चीजें दिख नहीं रही थी। तो जो अपेक्षा थी कोचिंग से वो पूरी नहीं हो पाई। कोचिंग में क्या सबसे बड़ी समस्या कोचिंग की ये थी कि कोचिंग में अगर 3 घंटे की क्लास ले रहे हैं, 3 घंटे की क्लास भी नहीं लेते थे। वो जीएस 2.5 घंटे की क्लास होती थी, 2.5 घंटे की क्लास जीएस की होती थी और 2 घंटे की क्लास ऑप्शनल की होती। तो ऑप्शनल हमने दूसरी जगह से ज्वाइन किया था और जीएस का हमने दूसरी कोचिंग से ज्वाइन किया था दिल्ली में। तो 2.5 घंटे की क्लास में वो 2 घंटे केवल 2.25 घंटे तो केवल 2 घंटे 10 मिनट केवल लिखाने का काम करते थे, और उसमें 15-20 मिनट केवल आपको समझाते थे। यूपीएससी जो यूपीएससी का एग्जाम है, अगर परसेंट टाइम में देखें जिस प्रकार से इसके डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, एक चीज तो क्लियर हो रहा है कि आप इस यूपीएससी एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो आपको सेल्फ स्टडी ज्यादा करना पड़ेगा, फोकस होकर स्टडी करना, सेल्फ स्टडी आपको खुद से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि कोचिंग में जिस तरीके से वो पढ़ा रहे थे, अगर आप 2.5 घंटे में 2 घंटे 10 मिनट आप लिखा रहे, केवल 20 मिनट बता रहे, तो आपका कॉन्सेप्ट पे क्लियर नहीं बन पाएगा, कॉन्सेप्ट आपका कोई भी क्लियर नहीं हो पाएगा, आपकी किसी भी टॉपिक बेहतर पकड़ नहीं बन पाएगी, आप किसी भी टॉपिक को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप एक पिछले टॉपिक को आगे के टॉपिक से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक पे नहीं बन पाओगे, आप केवल उसको रटोगे और रट करके आप इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो एक चीज तो अब पैसा भी, फीस हमने सबमिट कर दिया था, तो फीस भी सबमिट कर दिया था, फीस वापस भी नहीं करते, तो कोचिंग करना मजबूरी हो गया। लेकिन 1 साल तक जिस तरीके से हमने कोचिंग को झेला, एक प्रकार से झेलना ही कह सकते हैं। कभी लगा कि कोई भी सब्जेक्ट होगा जो अच्छा टीचर पढ़ाएगा, कोई टीचर आएगा जो अच्छा पढ़ाएगा, बट सबकी वही कहानी, 2 घंटे लिखाना, 15-20 मिनट समझाना। तो आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो और वहां पे आप केवल लिखा रहे हो, आप किसी भी टॉपिक पे बेहतर पकड़ नहीं बना रहे हो, आप समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हो, तो
इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर आप इस प्रकार की कोचिंग से आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो कोचिंग की सबसे बड़ी कमी ये थी कि लिखाने पे ज्यादा फोकस करना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे कम ध्यान देना, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आपका इस टॉपिक में बेहतर पकड़ नहीं बनेगी और आप टॉपिक को आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो 1 साल तक हमने झेला। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करते थे क्वेश्चन ही नहीं बन पाते थे, प्री के भी नहीं बन पाते थे, मेंस के नहीं बन पाते थे। कारण यही था कि आप रट करके क्वेश्चन नहीं बना सकते, ना तो प्रीलिम्स का बना सकते हो ना तो मेंस का बना सकते हो। और एक कोचिंग एक प्रकार से रट्टा था, एक प्रकार से रटने वाली कोचिंग थी। मतलब आप रटो, केवल जो लिखाते जा रहे हैं रटते जाइए और केवल लिखा करके फिर आपको क्वेश्चन भी दे दे रहे हैं। ये भी नहीं डिस्कस किया कि कैसे कम से कम तो क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए डेली, या एक क्वेश्चन तो डेली आप डिस्कस कर सकते थे, आधे घंटे का समय लगता, वो भी नहीं डिस्कस किया जा रहा है, केवल लिखा करके आपको क्वेश्चन दे दिया जा रहा है। तो उससे कुछ फायदा नहीं लगा। और क्योंकि ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन पा रहा था, ना तो प्री का और ना तो मेंस का। और फिर जो ऑप्शन की जो कोचिंग ज्वाइन किया था वहां पे भी 1 साल लगभग ऑप्शन में लग गया। इतना टाइम देने के बाद भी ऑप्शन के जो क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते थे, वो भी सही से नहीं बन पाते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सही से नहीं बन पाते थे, यानी 40% 30% बन पा रहे थे। तो एक प्रकार से देखिए कि कोचिंग करने के बाद भी, कोचिंग से जो अपेक्षा थी वहां जाने के बाद वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। यानी फिर से लगा कि नहीं, अगर 1-2 विकल्प, या तो आप तैयारी छोड़ दो या तो आप खुद से एफर्ट लगाने का प्रयास करो, सेल्फ स्टडी करो। तो 1 साल कोचिंग कर लिया, 1 साल जो 2 महीने जो लगभग कोचिंग में लगा। आफ्टर डेट रियलाइज हो गया कि इस कोचिंग से यूपीएससी एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। और आज कई ऐसे टॉपर्स भी हैं जो 1.5 से 2 महीने इस कोचिंग को करने के बाद कोचिंग छोड़ भी दिए और उनका पैसा भी लॉस हुआ। 1 से 1.5 लाख रुपए उनके पैसे भी गए, बट उन्होंने बेसिक एग्जाम को क्लियर किया, टॉप किया। क्योंकि वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ वही चीजें उन्होंने भी बोला कि अगर हम वहां पे रहते तो केवल टाइम ही वेस्ट होता, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल पाता। अब उसके थ्रू आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। तो अब जो कोचिंग के लिए आप परेशान रहते, कोचिंग ज्वाइन करें या ना करें, इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा कि कोचिंग केवल एक आपके दिमाग में रहता है कि कोचिंग कर लें, बट अगर आप आज के समय में आपको कोचिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर इस तैयारी को चाहें तो, क्योंकि फाइनली उसके बाद मुझे सेल्फ स्टडी करना पड़ा। सेल्फ स्टडी हमने किया, जीएस के लिए भी सेल्फ स्टडी किया, ऑप्शनल के लिए भी किया, और उसके बाद हमने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। तो जो 6 से 7 घंटे 8 घंटे मुझे मिलता था, मैं अपनी स्टडी करता था, और 6 से 7 घंटे मैं टीचिंग भी करता था, पढ़ाता भी था, क्योंकि पढ़ाना भी जरूरी हो गया था। तो जो इस यूपीएससी एग्जाम में जो भी चीजें हमने सीखी वो सेल्फ स्टडी के थ्रू सीखा, तो काफी समय भी लगा। अगर यही चीजें एक काम कोचिंग नहीं कर दिया होता तो फिर उतना समय नहीं लगता। तो जीएस पे और ऑप्शन पे हम इतना ज्यादा फोकस हो गए कि हमने सीसैट पे ध्यान नहीं दिया। इस कारण से लास्ट के 3 अटेम्प्ट में मेरा सीसैट नहीं क्लियर हो पाया। लास्ट के 3 अटेम्प्ट में मेरा सीसैट क्लियर नहीं हो पाया। 3 अटेम्प्ट तो मेरा चला गया जीएस पे पकड़ बनाने में, जीएस में मेरे अच्छे नंबर ही नहीं आते थे। बट 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट 6th अटेम्प्ट जब जीएस में प्रीलिम्स एग्जाम में अच्छे नंबर आना शुरू हुए, बट सीसैट में हमने ध्यान नहीं दिया था, तो सीसैट को हमने इग्नोर किया। तो सीसैट में मेरे नंबर सीसैट में मेरे 2 से 3 क्वेश्चन से रुक गए। लास्ट अटेम्प्ट जो मेरा था 2022 का, उसमें मेरे सीसैट में 2 क्वेश्चन से मेरा रुका था। सीसैट में मेरा 2 क्वेश्चन से रुक गया था। तो जीएस पे इतना हमने फोकस किया कि जिस कारण हम सीसैट पे ध्यान नहीं दे पाए। तो एक पॉइंट ये जो क्या आपको सीखने को मिल रहा है कि जो कोचिंग पे है, आज के समय में आप अगर ज्यादा से ज्यादा खुद से एफर्ट लगाने का प्रयास करें, सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करें, और यूट्यूब के थ्रू आउट आप किसी भी टॉपिक को सर्च करके उसको समझने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। आप अपनी एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक है वो आपका ओरिजिनल सोर्स है, उसी पे ज्यादा फोकस करें। कोचिंग क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स के पीछे ना भागे, ठीक है ना। तो अब तो आपको क्लियर हो गया कि कोचिंग का क्या रोल होता है। कोचिंग का अगर हम रोल कहें तो 10% 15% आप मान सकते हो। 10 से 15% में अगर इसका कहूं क्या रोल आओगे, 10 से 15% में इसके रोल को कह सकता हूं। पूरा अगर मैं फाइनली जो कहूं कि क्या इस यूपीएससी एग्जाम को आप कैसे क्लियर कर सकते हो, जो परीक्षा का जो प्रेजेंट टाइम का जो जिस प्रकार से इस यूपीएससी एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, वो अच्छे तो क्लियर कर दे रहा है कि इस एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है तो आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी आपको पे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, खुद से चीजों को आपको ज्यादा सीखने का प्रयास करना पड़ेगा। और उसको सीखते समय जो दिक्कत आ रही है उसको आप यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू आप उसको समझने का प्रयास करें। खुद से एफर्ट लगाकर खुद से समझने का ज्यादा प्रयास करें खुद से, और अपने सोर्स में एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को रखें। दूसरी गलती जो हमने की थी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ध्यान ना देना। शुरू के 3 अटेम्प्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज पे ध्यान ना देना, क्योंकि कोचिंग
में जो माहौल था उस वहां पे कभी इतना ये नहीं फोकस किया गया कि उनके थ्रू ये बताया गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये कभी उन लोगों ने इस तरह की चर्चा भी नहीं की। तो हमें लगता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या होगा, जो पूछ लिया गया होगा वो फिर क्या पूछेगा। तो इसलिए मैंने शुरू के 3 अटेम्प्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं किया, टेस्ट सीरीज को पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करोगे, टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करोगे, तब तक आप अपनी कमी को नहीं पहचान पाओगे। कौन सा एरिया, किस एरिया में आपकी पकड़ ज्यादा है, किस एरिया पकड़ आपकी कम है। साथ ही साथ आप पढ़ने के तरीके को भी नहीं सीख पाओगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार नहीं सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करोगे, तो आप जो एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के तरीके को भी नहीं सीख पाओगे। तो ये दूसरी गलती थी कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज पे ध्यान नहीं दिया। तो लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट तक हमने हमने दिया था, उस टाइम तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 5 to 6 टाइम सॉल्व किया। टेस्ट सीरीज को हमने 50 से 60 टेस्ट सॉल्व किए, 3 से 4 टाइम हमने टेस्ट सीरीज का रिवीजन किया। बुक जो हमारे कॉन्सेप्ट वो सब क्लियर हो चुके थे, काफी अच्छी पकड़ हो गई थी हमारी जीएस पे। और 4 अटेम्प्ट जो हमने दिया था वो फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ, ये रियलाइज हुआ कि आप इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकते हो अगर आपको सही गाइडेंस सही समय में मिल जाता है। तो आप इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्लियर कर सकते हो, क्योंकि जीएस का पेपर इतना अच्छा था, इतना अच्छा मुझे लगा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि खुद से मेहनत करने का कितना फायदा होता है। ये चीज हमें सीखने को मिला था। बट सीसैट के कारण जो है हमारा प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि हमने सीसैट में, क्योंकि जीएस और ऑप्शन पे हम इतना ज्यादा समय दे दिए, उसमें इतना हम डूब गए थे उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, कि हम सीसैट को हमने इग्नोर कर दिया। इस कारण से सीसैट में मेरे मार्क्स कम आए। और फोर्थ अटेम्प्ट और फिफ्थ अटेम्प्ट में हमने सीसैट पे काम किया, बट सीसैट पे फिर फाइनली मेरे 1 से 2 क्वेश्चन से रुक गए। लास्ट टाइम हमने सीसैट पे बहुत ज्यादा काम किया था, उसमें गलती मेरी थी। ऐसा क्यों कि इतना सीसैट पे काम करने के बाद जो पकड़ थी उस पर पकड़ ही मैंने बना ली, फिर सीसैट में कैसे रुक गए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो एग्जाम हॉल में जो मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेरा तरीका है वो गलत है, बहुत ही गलत है। ये मेरे दोस्तों ने बताया, जो मेरे दोस्त सिलेक्टेड है उन्होंने नहीं बताया कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तुम्हारी पकड़ भी बेहतर हो गई, जीएस से पकड़ बेहतर हो गई, ऑप्शन भी पकड़ बेहतर हो गई, सीसैट भी पकड़ बेहतर हो गई, फिर उसके बाद आपका ये प्रीलिम्स एग्जाम सीसैट में कैसे रुक गया। तो उन्होंने कहा कि आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका गलत है। गलत क्या है कि जो क्वेश्चन मेरा सॉल्व करने का तरीका, मैं सभी क्वेश्चन को एक साथ करता हूं। जैसे मैं जीएस के क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर मैं 95 या 92 क्वेश्चन कर रहा हूं जीएस का, तो मैं सभी को एक साथ करता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं। अगर मुझे कोई क्वेश्चन जो 100% आ रहा है उसको भी सॉल्व कर रहा हूं, जो मुझे 50% आ रहा है उसको भी सॉल्व कर रहा हूं, जो मुझे 25% आ रहा है उसको भी सॉल्व कर रहा हूं। केवल 8 से 10 क्वेश्चन मैं छोड़ता था जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, और जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे मैं उसको एक तरफ सॉल्व करते जाता था। इस कारण से यही अप्रोच हम सीसैट में हमने लगाया कि जो मुझे आ रहा मैं सभी को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। लास्ट टाइम में हमने लास्ट टाइम ये सोचा था कि मैं इस प्रकार की गलती नहीं करूंगा, फिर भी मुझसे वही गलती हो गई। मैं यहाँ से प्लान बना के गया था कि लास्ट टाइम में कि नहीं, मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो मुझे आ रहा है, फिर मैं वो सॉल्व करूंगा जो 50% आ रहा है, फिर जो सॉल्व करूंगा जो मुझे 25% आ रहा है। लेकिन फिर हमने इस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया, मैं सभी क्वेश्चन को एक साथ किया, एक साथ गया। इसी कारण से मेरे 10 से 12 क्वेश्चन, इसका निगेटिव इंपैक्ट ये हुआ कि मेरे 10 से 12 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए। अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन आते हुए गलत कर रहे हो और 2 से 2 क्वेश्चन से आपका रुक रहा है, तो आप समझ सकते हो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। यानी मैं कुछ जो एक पकड़ थी, जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया था, फैक्ट भी मेरी पकड़ बेहतर हो गई थी, सब कुछ अच्छा था। इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो सभी क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर देना, इस कारण से 10 से 12 क्वेश्चन आते हुए गलत करना। तो ये आप ध्यान दीजिए कि इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो आपको एक्साइट आ रहे हैं, फिर आप उनको सॉल्व करें जो आपको 50% आ रहे हैं, फिर आप उनको सॉल्व करें जो आपको 25% आ रहे हैं, और जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ दें। ऐसी गलती ना करें। अगर सभी क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आप 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हुए गलत हो जाएंगे, और उसी कारण से आप एग्जाम में फेल होगे। तो यानी सब कुछ आपकी तैयारी अच्छी है, बेहतर पकड़ आपकी तैयारी है, सब कुछ अच्छा है, बट अगर आपने ये गलती की तो आपकी पूरी तैयारी बेकार हो सकती है। यही गलती हमने की, ये जो है मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं पार्ट 3 में डिस्कस करूंगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ओके, बाय।